नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट क्या होता है, एनोवा क्या है, 2 एनोवा क्या है, कैसे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद आज हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो देखें, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स में जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप की स्टैटिक्स होती है। एक होती है पैरामेट्रिक और दूसरी होती है नॉन पैरामेट्रिक। इसमें अगर आप दोनों के अंतर की बात करें तो इसमें जो है कुछ एजम्पशंस होते हैं जिसको अगर फॉलो करता है आपका टेस्ट तो वो पैरामेट्रिक होता है, अगर फॉलो नहीं करता वो तो नॉन पैरामेट्रिक होता है। जैसे 3 एजम्पशंस होते हैं, अगर ये इन तीनों को फॉलो कर रहा है तो ये नॉन पैरामेट्रिक होगा, अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो नॉन पैरामेट्रिक। जैसे आपका है कि आपका जो सैंपल साइज है वो होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए, जो डेटा आप ले रहे हैं वो रैंडमली सिलेक्टेड हो। और तीसरा है नॉर्मलिटी, या आपका डेटा जो है जो उसके राय स्कोर है वो एनपीसी पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो अगर ये तीनों जो है एजम्पशंस फॉलो कर रहा है तो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, जिसमें आपने देखा टी टेस्ट क्या है, एनोवा क्या है, एनोकोवा क्या होता है, 2 एनोवा क्या होता है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग वगैरह कैसे की जाती है, ये सब सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी। ठीक, अब इसके बाद देखें नॉन पैरामेट्रिक। जब ये तीनों एजम्पशंस आपके जो है टेस्ट फॉलो नहीं करते हैं तो वो नॉन पैरामेट्रिक के अंतर्गत आता है। नॉन पैरामेट्रिक में कौन कौन सी चीजें हैं उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स में देखिए कई प्रकार के टेस्ट हैं। जैसे एक है आपका काई स्क्वायर, एक है आपका जो है मैन विटनी, फिर आपका है विल्कॉक्सन। ढेर सारे टेस्ट हैं, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। आज थोड़ा सा काई स्क्वायर समझने का प्रयास करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स के अंतर्गत ढेर सारे टेस्ट आते हैं। तो अब नॉन काई स्क्वायर टेस्ट क्या है इसको थोड़ा सा देखें। देखिए आपका डेटा जब नॉर्मली जो है जैसे टी टेस्ट है या जो है नोवा है, वहां पर डेटा आपका इंटरवल स्केल पे होता है। स्केल्स आप लोगों को पता होंगी कि मेजरमेंट की स्केल कौन कौन सी होती हैं, 4 होती हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ठीक है, ये 4 टाइप की स्केल होती हैं। नॉमिनल क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे रूरल अर्बन कर लिया, तो इस टाइप का नॉमिनल स्केल होता है। ऑर्डिनल क्या होता है कि जब किसी गुण या विशेषता के आधार पे आप व्यक्तियों को कुछ समूहों में बांट लेते हैं, उनमें एक इनहेरेंट जो है एक अंतर्निहित क्रम, इनहेरेंट क्रम होता है, अंतर्निहित क्रम होता है। तीसरा है इंटरवल, जब आपके जो है इनहेरेंट क्रम रहे और साथ साथ जो है उसमें जो एब्सोल्यूट जीरो न रहे। तो नॉर्मली जो है सोशल साइंसेज में डेटा जो है इसी स्केल पे कलेक्ट किया जाता है। और तीसरा रेशियो होता है जो फिजिकल साइंस वगैरह में यूज किया जाता है। तो सोशल साइंसेज में इंटरवल स्केल पे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। इसमें फिर आप डेटा के आधार पे डिफरेंट टाइप के टेस्ट लगाते हैं, पैरामेट्रिक स्टैटिक्स लगाते हैं। लेकिन जब डेटा आपका नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे हो, मान लीजिए आपने बांट लिया कि रिजल्ट के आधार पे बच्चे, तो 3 टाइप के मान लीजिए आपने बना लिए यहाँ पे कि पास है या फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है और थर्ड है। इस टाइप से जब आपने बांट लिया तो ये जो है आपके ऑर्डिनल स्केल के डेटा होते हैं। ठीक, या पर्सनालिटी के आधार पे आपने बांट लिया कि जो है एक्सट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्जन है या इंट्रोवर्ट है, इस टाइप से बांट लिया, तो ये डेटा आपके ऑर्डिनल स्केल के कहलाते हैं। इस पर अगर आपके जो है डेटा हो तो उनके लिए फिर पैरामेट्रिक स्टैटिक्स नहीं लगती है। ठीक है, वहां पर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स के अंतर्गत आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं।
अब काई स्क्वायर टेस्ट क्या है? इसको देख लें। काई स्क्वायर टेस्ट देखिए, वास्तव में जब आपके डेटा नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे हो और डिफरेंट टाइप के वर्गों में विभाजित हो। मान लीजिए हमने कहा कि जो है बच्चे जो रिजल्ट के आधार पे 3 टाइप के स्टूडेंट आपके पास हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, इनके कुछ रिजल्ट हैं। मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 में से 25 जो है फर्स्ट डिवीजन है, 50 जो है सेकेंड डिवीजन है और 25 थर्ड डिवीजन है। ठीक, तो अब इनके जो है ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स में बटे हुए हैं। ठीक, अब इनके ग्रुप के आधार पे आपको बताना है कि क्या जो ये ग्रुप बनाए गए हैं ये वास्तव में सही है या नहीं, या जो है बच्चे जिस प्रकार से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं। इसको जो है ज्ञात करने के लिए आप काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। इसको वास्तव में इनको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट टाइप्स के वर्ग में बच्चे हैं तो इनको आप फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एक एक, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है। तो जब आपका डेटा असतत वर्गों में हो, आवृत्तियों में हो, ऐसी स्थिति में जब डेटा का आपको सार्थकता ज्ञात करनी होती है तब आप जो है काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट वास्तव में है क्या, इसको जो है बताया था काई स्क्वायर को। काई स्क्वायर एक ग्रीक वर्ड है, इससे डिनोट किया जाता है काई स्क्वायर। इसको बताया था इसका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को 1875 में हेल्मर्ट ने बताया था। ठीक है, इसके आधार पे 1900 में कार्ल पियर्सन ने काई स्क्वायर टेस्ट डेवलप किया। ठीक है, कार्ल पियर्सन ने 1900 में काई स्क्वायर टेस्ट डेवलप किया। काई स्क्वायर क्या करता है, काई स्क्वायर आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच सहमति या भिन्नता को बताता है। ठीक है, कि कितने जो आपने जो फ्रीक्वेंसी आपको मिली है, जो आप दिखाई पड़ रहा है, ऑब्जर्व जो अवलोकित हो रही है और जो हम उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच कितनी सहमति या भिन्नता है, ये काई स्क्वायर टेस्ट बताता है। इसका फार्मूला होता है काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। एफ ओ क्या है, एफ ओ कहलाता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और एफ ई क्या है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इस प्रकार से अब मान लीजिए हम कहें कि जो है एक 3 पॉइंट का रेटिंग स्केल है, इस पे कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए कुछ ने सहमति भी व्यक्त की, एग्री, डिसएग्री और इनडिफरेंट। ठीक है, सहमत, असहमत और अनिश्चित। इसमें मान लीजिए 150 बच्चे हैं। ठीक, 150 हैं स्टूडेंट, तो 50 ने सहमति व्यक्त की और मान लीजिए 35 ने असहमति व्यक्त की और 50 35 कितना हो गया आपका 65। अब बाकी जितने बचे 35 और ये 65 इनडिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्व है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है कि 150 बच्चे हैं तो सब में कितने कितने होने चाहिए, 50-50। ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक, तो ये जो है काई स्क्वायर यही देखता है कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है इसमें कितनी सहमति या भिन्नता है। ठीक, यदि सहमति या भिन्नता आपकी बराबर रहती है या काई स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है तो यहां पर एफ ओ और एफ ई बराबर होते हैं। एफ ओ और एफ ई बराबर होते हैं। यदि काई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं।
पहली बात। दूसरा ये कि यदि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी काई स्क्वायर की वैल्यू देखिए 0 या प्लस में रहती है, माइनस में इसकी वैल्यू नहीं रहती। तो काई स्क्वायर की वैल्यू 0 या प्लस के बाद ही जो है ऊपर बढ़ती है, नीचे नहीं आती, माइनस में नहीं रहती। तो यदि जो है सहमति और भिन्नता में अंतर है, ठीक है, तो काई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी। यदि काई स्क्वायर 0 है तो वहां पर FO और FE बराबर रहेंगे, ठीक, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। या कोई एक्सपेक्टेड बढ़ रही है या ऑब्जर्व बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में वो प्लस का निशान लेके ऊपर की तरफ जाएगा, माइनस में नहीं रहेगा। और काई स्क्वायर डायरेक्शन को कभी नहीं बताता, डायरेक्शन को नहीं बताता है, ठीक। तो ये दो तीन चीजें हैं काई स्क्वायर की, इसको समझ लीजिए। अब आइए काई स्क्वायर वास्तव में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे ज्ञात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका निकाला जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू k-1। के क्या है यहाँ पर, वर्ग की संख्या है, ग्रुप कितने ग्रुप हैं उसके आधार पे आप -1 कर देंगे तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा, जिससे टेबल वैल्यू देखने में आपको आसानी होगी। अब काई स्क्वायर कितने प्रकार का होता है, तो ये देखिए 3 प्रकार के जो है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करता है काई स्क्वायर। एक होता है हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या समान वितरण की परिकल्पना। दूसरा होता है हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको कहते हैं सामान्य वितरण की परिकल्पना। और तीसरा होता है आपका हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 टाइप की परिकल्पनाओं का परीक्षण जो है काई स्क्वायर द्वारा किया जाता है। आज हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या जो है समान वितरण की परिकल्पना की टेस्टिंग आप काई स्क्वायर द्वारा कैसे करेंगे। तो समान वितरण की परिकल्पना क्या होती है उसको देख लीजिए, और इसकी टेस्टिंग के लिए आप काई स्क्वायर कैसे लगाएंगे इसको समझ लीजिए। अब पहला वाला जैसे है आपका हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझें तो ये देखिए इक्वल का मतलब हो गया आपका सामान्य। अब यहां पर ये कह रहा है कि जितनी भी आवृत्तियां हैं वो सामान्य रूप से जो है हर वर्ग में वितरित हैं, ठीक है। हर प्रत्येक फ्रीक्वेंसी में जो है प्रत्येक ग्रुप में सारी जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो समान रूप से वितरित है। यदि समान रूप से वितरित नहीं है तो उसकी टेस्टिंग आप करते हैं। ऐसी स्थिति में अब आप देखिए इसको कहा जाता है वास्तव में जब आपके डेटा नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे हो, इस तो और जो है अलग अलग आवृत्तियों में या वर्गों में वितरित हो, तो वहां पर समान वितरण की परिकल्पना के लिए जो टेस्ट लगाया जाता है उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ फिटनेस ऑफ गुड, ठीक है। ये टेस्ट ऑफ फिटनेस ऑफ गुड होता है जिसके आधार पे आप अवलोकित वितरण और मतलब जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच सहमति या भिन्नता को ज्ञात करते हैं। इसको एग्रीमेंट टेस्ट भी बोला जाता है, एग्रीमेंट टेस्ट भी इसको कहते हैं, ठीक। तो ये दो चीजें हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए थोड़ा सा जो है एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। इसमें हाइपोथेसिस कैसे बनाई जाती है और फिर कैसे टेस्टिंग की जाती है इसको थोड़ा सा समझ लें। अब मान लीजिए आपके पास एक जो है रिजल्ट है, मान लीजिए ये है स्टूडेंट है मान लीजिए आपके, और यहां पर उनसे जो है एक टेस्ट भरवाया गया जो 3 पॉइंट रेटिंग स्केल पे था कि मान लीजिए ये एग्री है, कोई टेस्ट ले लीजिए, एटीट्यूड स्केल कोई ले लीजिए, एग्री है
ये जो है डिसएग्री हैं और ये है इनडिफरेंट या अनिश्चित। ठीक, ये इनडिफरेंट है। अब यहां पर 300 लोग हैं, ठीक है, ये संख्या 300। एग्री जो कर रहे हैं वो है 105, डिसएग्री 106 और जो इनडिफरेंट है वो 85 है। ठीक, तो 5 110 कर लीजिए, 110। ठीक, तो ये है रिजल्ट। अब आपको बताना है कि इसमें जो है क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर आ रहा है या नहीं। तो ये तो आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गई, ये दिया रहता है एग्जाम में। ठीक है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गई। अब एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, यहां पर एफ ई क्या हो जाएगा। एक्सपेक्टेड 300 है, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि सब में समान वितरण होगा। ठीक है, तीनों में 300 है तो 100-100 सब में रहने चाहिए। ठीक, अब यहां पर अगर इसका जो है इसकी टेस्टिंग करनी हो तो इसके लिए देखिए परिकल्पना कैसे बनाई जाती है। इसकी परिकल्पना वास्तव में होती है आपकी हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसकी हाइपोथेसिस को कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी, या जो है ये सामान्य प्रायिकता का जो है वो है परिकल्पना है, जिसमें ये माना जाता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है सब में समान रूप से वितरित रहेगी। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग करनी है आपको, तो टेस्टिंग के लिए आप क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए हमेशा नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ की इसकी नल हाइपोथेसिस और ये हाइपोथेसिस ऑफ जो इक्वल प्रोबेबिलिटी है या समान वितरण की परिकल्पना है, ये दोनों जो है बराबर होते हैं। समान वितरण की परिकल्पना, ये दोनों बराबर होते हैं। यदि आपका जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो समान वितरण की परिकल्पना भी रिजेक्ट होगी। ठीक है, यदि ये एक्सेप्ट हो रही है तो ये भी जो है एक्सेप्ट होगी। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि जो है किताबों में लिखा रहता है तो कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। ठीक, अब यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है अगर वो एक्सेप्ट हो रही है तो समान वितरण की परिकल्पना भी एक्सेप्ट होगी, और यदि जो है ये रिजेक्ट हो रही है तो ये भी रिजेक्ट होगी। ठीक, अब यहाँ पर आपकी जो है समान वितरण की परिकल्पना या जो है इसकी नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, इसको समझ लें। इसकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि विभिन्न जो है वर्गों में जो आवृत्तियां हैं वो समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, यानी एफ ओ इक्वल टू एफ ई। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो विभिन्न वर्गों में जो आवृत्तियां हैं वो समान रूप से वितरित नहीं है, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बराबर है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी H0। इसी के आधार पे समान वितरण की परिकल्पना भी हो जाएगी कि समान रूप से वितरित हैं। ठीक है, तो समान वितरण की परिकल्पना में कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट टाइप्स के वर्गों में वितरित है, जबकि जो है H0 का रहा कि वितरित नहीं है। ठीक, तो ये दोनों परिकल्पनाएं इसकी बनती हैं नल हाइपोथेसिस के लिए, नल हाइपोथेसिस और समान वितरण की परिकल्पना। अब इसको सॉल्व करना है तो फार्मूला जो है आपका क्या होता है, काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन एफ ओ माइनस एफ ई अपॉन एफ ई, एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, एफ ओ एफ ई दिया हुआ है तो तीसरा कॉलम यहीं बना लीजिए, यहां बना लीजिए एफ ओ माइनस एफ ई। ठीक, चौथा कॉलम बना लीजिए एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते जाइए। ये हो जाएगा एफ ओ माइनस एफ ई 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है,
फिर इसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो 25, 100 और ये कितना हो जाएगा 225। ठीक, अब इसके बाद आपको निकालना है FO माइनस FE का होल स्क्वायर अपॉन FE। ठीक है, अब इसमें 105 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 में 0.25, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2.25। ठीक, अब ये तीनों वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको काई स्क्वायर के लिए इन तीनों का समेशन करना है। तो समेशन इसको तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3.50 आ गया। काई स्क्वायर की वैल्यू 3.50 आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना है तो 1, 2, 3 तीन वर्ग हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा आपका k माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे काई स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिए, बहुत आसानी से किताबों में दिया है पीछे टेबल में से, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काई स्क्वायर की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल वैल्यू आई है आपकी, टेबल वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे आई है 9.21। ठीक है, और ये क्या है काई स्क्वायर की वैल्यू आपकी 3.50। तो यहां पर देखिए काई स्क्वायर की वैल्यू 9.21 से जो है कम है, तो इसलिए जो है यहां पर नल हाइपोथेसिस आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी जो है आपकी समान वितरण की परिकल्पना भी जो है निरस्त होगी। ठीक, समान वितरण की परिकल्पना भी निरस्त होगी। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि ये जो है समान रूप से वितरित हैं। ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये समान रूप से वितरित है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो गई। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि समान रूप से वितरित नहीं है, लेकिन क्योंकि रिजेक्ट हुई है इसलिए कहेंगे कि विभिन्न वर्गों में जो आवृत्तियां प्राप्त हुई हैं वो समान रूप से वितरित हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग की जाती है आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब नेक्स्ट जो है दूसरा है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।